हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसपीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए सेट का क्वेश्चन पेपर एमपी सेट का। ये 2018 का मॉडल आंसर की है, जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रखा है, बट बहुत सारे आंसर्स गलत भी दे रखे हैं। इस आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया गया है। टॉपिक क्या डेप्थ से आया है या डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आप सिलेबस से कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यूजीसी नेट से ये थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन है, इसलिए आपको हेल्प होगा, इसको आप अच्छे से कीजिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, cost foregone in favor of production of another product, cost related to an optimum level of production। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जब आप प्रोडक्शन करते हैं और जो कॉस्ट आप मेन प्रोडक्शन में लगाते हैं उस कॉस्ट को अगर किसी और प्रोडक्शन में लगाएंगे तो वो बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट जो होता है उसको बोलते हैं। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट फॉरगोन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। किसी और प्रोडक्ट को अगर उसी कॉस्ट से करते हैं तो हमें क्या मतलब क्या कॉस्ट आता है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? वेरिएबल ओवरहेड को कैलकुलेट करता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है वो फिक्स्ड होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और ये जब कॉस्ट फंक्शन जब कैलकुलेट होता है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों को लेकर चलते हैं, जबकि यहाँ पे मेनली वेरिएबल कॉस्ट को लेकर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द थ्योरी ऑफ रिवील प्रेफरेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पॉल सिमल्सन। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंस ऑफ। जो भी फाइनल अकाउंट्स होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बोल रहे हैं, वो उसका सीक्वेंस क्या होता है? तो यहाँ पे हम अगर सीक्वेंस को देखें तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट लॉस के बाद जो होता है बैलेंस शीट अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 4 5 2 4 5 2 4। यहाँ पे क्या होगा? पहले मैन्युफैक्चरिंग, देन ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट एंड लॉस। जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो जाता है तो अप्रोप्रिएशन में क्या आता है? जिसे प्रॉफिट जितना देना है वो कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। स्टैटिस्टिकल टेस्ट में कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है? कौन सा टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है? एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जी टेस्ट, ये तीनों ही है। 1 2 एंड 3 आंसर है। देखिए यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। पैरामेट्रिक टेस्ट पूछा है, काई स्क्वायर जो है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा। तो 1 2 एंड 3 होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। क्या बोल रहा है? मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन,
स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च। तो यहाँ पे क्या है कि स्टैटिस्टिकल रिसर्च, यहाँ पे सब प्राइमरी डेटा का ही मेथड है, बट ऑब्जर्वेशन भी प्राइमरी डेटा, स्टैटिकल रिसर्च भी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी प्राइमरी डेटा का ही मेथड है। बट सर्वे रिसर्च जो होता है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड होता है। यहाँ पे क्या है कि सर्वे में सैंपल नहीं लेते, ये सबका होता है, मतलब सर्वे जब होता है तो हर एक पर्सन पे किया जाता है, और ये बहुत ही कॉस्टली होता है, टाइम टेकन होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, ऑप्शन डी है ये, यहाँ पे हो जाएगा ये सर्वेक्षण शोध। नेक्स्ट देखते हैं, who plays significant role in distribution of goods when do not sell to ultimate user or customer? कौन है जो कि जो भी गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसे सेल नहीं करता जो कि अल्टीमेट यूजर ऑफ कस्टमर हो? तो रिटेलर तो करता है, कमीशन एजेंट, मीडिएटर, मीडिएटर तो कोई भी हो सकता है, रिटेलर भी एक मीडिएटर हो सकता है। होलसेलर का काम है, ये डायरेक्ट कस्टमर को नहीं सेल करता है। होलसेलर जो है वो हमेशा ही थोक में ही सामान देगा, तो कस्टमर को ना देकर ये रिटेलर को देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अल्टीमेट कस्टमर को नहीं देगा, तो कमीशन एजेंट दे सकता है, मीडिएटर तो कोई भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ। हिस्टोग्राम किसकी वैल्यू को डिटरमाइन करती है? तो ये जो डायग्राम है ये मोड के लिए है, ठीक है, और मीन के लिए, मीन नहीं, यहाँ पे मीडियन के लिए ओजाइव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नेट में पूछा गया है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट है, और मोड के लिए हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हु हैज डेवलप्ड दिस सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन? अगेन स्टैटिक क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल अप्रोच किसने दिया है? इसका आंसर हो जाएगा गैरी एस बेकर। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंपनी कैन बाय बैक शेयर। एक कंपनी अपनी शेयर को कब वापस कर, मतलब परचेज कर सकती है? तो पार्टली पेड शेयर, फुल्ली पेड शेयर, पार्टली कॉल्ड अप, नॉन ऑफ दिस। तो ये तभी कर सकती है जब शेयर फुल्ली पेड अप हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which one among the following has not started commercial banking? कमर्शियल बैंकिंग किसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और यूटीआई, ये सब कमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जिसने अभी नहीं स्टार्ट किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जिंदल एलटीडी हैज अर्न 8% रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स 50 lakh and has net profit ratio 5%. Find out the sale of the firm. हमें सेल की वैल्यू निकालनी है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8%, 50 लाख का 40,000, और नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 5%, और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड में सेल, और नेट प्रॉफिट रेशियो दिया है 5%, यहां से हम सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, और इसे हम इनटू कर देंगे 100, सेल इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, इजी लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंसर्न बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज।
क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं अफेक्ट करता है? करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसर्न डायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट। ऐसा नहीं है, रेवेन्यू भी बहुत जरूरी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना भी बहुत जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंसर्न इनडायरेक्टली बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट डायरेक्टली, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वो डेली जो कोई बिजनेस रन हो रहा है उसमें यूज होता है, और कैपिटल जो होता है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बोल दीजिए, वो इन्वेस्टमेंट होता है जो धीरे धीरे बट अफेक्ट तो करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें मैच करना है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पॉलिटिकल लीगल डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक को हम किससे कर सकते हैं? ऑक्यूपेशन एंड लोकल कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन हैविंग इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर बिजनेस, इसे कर सकते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल, यहाँ पे जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ये किससे रिलेटेड होगा? इकोलॉजिकल है तो ये जियोग्राफिकल, ये हो जाएगा रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेस। एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एंड पॉलिटिकल लीगल ये क्लोज रिलेशन विथ सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब वेरिएंस ऑफ लेबर इफिशियंसी वेरिएंस? तो ये इसका आंसर देख लीजिए, ऑल ऑफ दी अबव, आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, ऑल ऑफ दीज। आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, an investment center is a responsibility center where manager has control over। तो मैनेजर किस पे कंट्रोल कर सकता है? कॉस्ट, प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबकी बात की गई है, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जीरो बेस बजटिंग है, मैच करना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड बेसिक्स एंड डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे क्या है? जीरो बेस बजटिंग। बजटिंग क्या है? ये कंट्रोलिंग से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। बजट इसलिए किया जाता है कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जा सके। गुडविल और कैपिटल रिजर्व ये क्या है? ये हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इसको हम पहले मैच कर लेते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कैपिटल को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आता है। एंड बेसिक एंड डाइल्यूटेड ये हो जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, the type of lease requiring an agreement between the financier and lessor is known as। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर फाइनेंशियल लीज, सेल एंड लीज बैक, लीवरेज लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। तो फाइनेंशियल लीज नहीं होता है, ये होता है लीवरेज लीज। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, अगर आप सिलेबस देखें तो लीजिंग, टाइप्स ऑफ लीजिंग से है, नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे मैच करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट।
तो यहाँ पे है नॉर्मल प्रॉफिट जो हो जाएगा वो टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट हो जाएगा एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट देखते हैं, when a null hypothesis get rejected in statistically hypothesis testing, it is known as type 2 error in the hypothesis testing. When a sample is a small size and parametric value of the standard deviation is not known, G test is most appropriate test for the hypothesis testing. तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे हम टी टेस्ट यूज करते हैं ना कि जी टेस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और ये जब हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जब वो ट्रू होता है तो वो यहाँ पे क्या रिजेक्टेड स्टैटिस्टिकली, तो ये हो जाता है टाइप 1 एरर, ठीक है। और टाइप 2 एरर जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब नहीं रिजेक्ट करते हैं, तो हो जाता है टाइप 2 एरर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड टू क्या है, रिटेलिंग सिस्टम, मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल सिस्टम, सेलिंग सिस्टम। तो ये सीधा सीधी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डायरेक्ट पब्लिक को कौन मतलब कब कैसे होता है वितरण जो भी है, तो ये हो जाएगा रिटेलिंग। रिटेलर जो होते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक को प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये सेलेक्ट द 4 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यूजीसी में भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं इससे। तो ये हो जाएगा कौन कौन सा है, फॉर्मिंग है, स्टॉर्मिंग है, डिस्कसिंग नहीं है, नॉर्मिंग है एंड परफॉर्मिंग है। फॉर्म 1, 2, 4 एंड 6, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following may be defined as relative change in profit due to change in rate। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये है पीवी रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ। प्रोडक्शन मैनेजर किसका पार्ट है, टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल। तो ये मिड लेवल का पार्ट है। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी होगा वो देखना। लो लेवल, टॉप लेवल क्या है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होता है, एंड लो लेवल जो होता है वो सुपरवाइजरी का काम करते हैं। तो ये मिड लेवल का काम है। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे मैच करने आया है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले यूजीसी में बहुत पूछा जाता था, अब ये सेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी एग्जाम होता है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे आप देखिए आपको कौन सा अच्छे से पता है, जैसे नेस्ले हो गया एंड कैडबरी, कैडबरी इक्लेयर्स, D2 आप देख सकते हैं यहाँ पे है। नेस्ले क्या हो सकता है, सेरेलक, नेस्ले, ये सी का 1 तो हो जाएगा HUL, ये हो जाएगा ऑप्शन 4, NITC, ये हो जाएगा वीविल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर कंट्रोलेबल factors. The company can alter or modify such factors to suit the environment। जो इंटरनल फैक्टर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में, मतलब 2 टाइप का फैक्टर होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर जो होता है उस कंपनी मतलब वो कंट्रोलेबल फैक्टर होता है, कंपनी उस पर कंट्रोल कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, अल्टर कर सकती है। तो ये हो जाएगा सही है स्टेटमेंट, एंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ना है, उसमें जाएंगे अगर आप देखने तो आपको मॉडर्न मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड्स देखेंगे। मॉडर्न में आपको 360 मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड बार्स BARS ये देखने को मिल जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 एंड 5। देखते हैं 1, 3, 5 सी में है। नेक्स्ट देखते हैं द मेजर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेंट इन। हेल्थ एंड सेफ्टी किसमें होगा? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। डेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहीं पे याद कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि डिस्प्यूट कब है और फैक्ट्रीज एक्ट कब है। तो पहले डिस्प्यूट एक्ट है, देन फैक्ट्रीज है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट पहले एम्प्लॉयमेंट है, और एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट 1923 है। इसे अरेंज करने का भी आ सकता है, इसीलिए ये ईयर जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंपेंसेशन है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, और ये तो यहाँ पे अब देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, किसमें है। तो यहाँ पे कंपेंसेशन से रिलेटेड है, इंप्लॉय इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से है। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर में हेल्थ एंड सेफ्टी ये सब के बारे में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट रिसेंट कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट पैकेजिंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मोस्ट रिसेंट कंसिडरेशन इन प्रोडक्ट पैकेजिंग। रिसेंट कंसिडरेशन मतलब पहले से तो पैकेजिंग होते आ रहा है, बट अभी क्या है, अभी जो पैकेजिंग का मेन मकसद क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, इकोनॉमी। इकोनॉमी तो नहीं है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन तो स्टार्टिंग से ही है, जब से भी ये पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो कॉस्ट इफेक्टिव, पैकेजिंग करने से कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा नहीं। प्रोडक्ट प्रमोशन, क्योंकि आजकल पैकेट पे सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का हर डिटेल दिया हुआ है, और साथ में उसे उसके बेनिफिट्स भी लिखे रहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट प्रमोशन। नेक्स्ट देखते हैं which of the following is not function of foreign exchange market। तो क्या हो जाएगा? हेजिंग फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड ट्रांसफर फंक्शन। ये आंसर गलत दे रखा है इन्होंने, ये नहीं होगा। हेजिंग फंक्शन है, क्रेडिट फंक्शन भी होगा, ट्रांसफर फंक्शन भी है। ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। स्टेबलाइजेशन फंक्शन नहीं होता है, फॉरेन मार्केट स्टेबल नहीं होता है, तो इसका कोई फंक्शन नहीं है कि स्टेबल करना है इसे, ये बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट का है। आप 17 या 15 के बाद अगर किसी भी पेपर में देखेंगे आपको जरूर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। और अब ये क्वेश्चन कभी सिंगल क्वेश्चन या मैच का ही क्वेश्चन आ जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में, पीजीटी के, टीजीटी के एग्जाम्स में, और सेट के एग्जाम्स में। तो आप इसे याद कर लीजिए। तो इसका है ये हो जाएगा देखते हैं, ऑप्शन 2 है आंसर। इसे आप याद कर ले क्योंकि ये सब स्टैटिक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर पनिशमेंट। मेजर पनिशमेंट नहीं है, ट्रांसफर, डिमोशन, विथ होल्डिंग, इंक्रीमेंट, सस्पेंशन। तो पनिशमेंट में क्या है? पनिशमेंट है मतलब कुछ नेगेटिव होगा, तो ट्रांसफर कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डिमोशन से क्या है कि कोई नहीं चाहता कि डिमोशन हो। विथ होल्डिंग क्या है? इंक्रीमेंट, मतलब कि होल्डिंग को मतलब इंक्रीमेंट को होल्ड कर लिया गया है, उसके इंक्रीमेंट को नहीं होने दिया गया है। सस्पेंशन हटा ही दिया गया है। तो ये ट्रांसफर जो है ये कुछ खास मेजर पनिशमेंट नहीं है, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए मैच करना है, क्या है? सार्क, एशियान, ईयू, नाफ्ता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हेड ऑफिस दे रखा है या कुछ, ये सब मेंबर कंट्रीज हैं, यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए कौन सा सार्क का मेंबर कौन सा हो जाएगा? फिलीपींस, कनाडा, हंगरी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है। एशियन, ईयू, नाफ्ता। नाफ्ता का देखिए कनाडा, मैक्सिको एंड अमेरिका है। ईयू का ये हो जाएगा हंगरी एंड एशियन का फिलीपींस। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी है आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? पेंशन स्कीम, पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, अलाउंसेस।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंशन स्कीम, ये क्या है, पर्सनल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फैमिली अलाउंसेस क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, फाइनेंशियल असिस्टेंस पे, ठीक है, सर्विस पे जो है ये हो जाएगा, एंड पेंशन जो है ये प्रोविडेंट फंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेकुना का नाम जुड़ा हुआ है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये जो है, ये दिस जो है, ये क्वेश्चन जो है ये हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पे अपलोडेड है। इसका फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल का है, बट इसमें आंसर गलत दे रखा है इन्होंने। इसका आंसर हो जाएगा स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखते हैं, इफ डिमांड इक्वेशन गिवन, ठीक है, और ये सप्लाई इक्वेशन दे रखा है, प्राइस पूछ रहा है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसे इक्विलिब्रियम लेवल पे लेकर चलते हैं तो हो जाएगा डिमांड इक्वल टू सप्लाई, और हम इसे 1000 माइनस पी 100 प्लस 4 पी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 900 5p इसे हम कर देते हैं एंड, तो 180 आंसर हो जाएगा, आंसर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जीडीपी में से क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट एंड टैक्स और सब्सिडीज। नेक्स्ट देखते हैं, इफ टोटल एसेट्स ऑफ कंपनी 1,50,000, ओनर्स इक्विटी इज 70,000, द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, इजी है। ये टोटल एसेट्स क्या हो जाता है हमारा, एसेट्स इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी या इसे क्रेडिटर कुछ भी करंट लाइबिलिटीज कह सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देने पे 1,50,000 माइनस 70,000, तो आंसर आ जाएगा आपका 80,000। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, अ फ्यू सेलर, अ फ्यू बायर, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या में क्या क्या होता है, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा जॉब इंसेंटिव्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। तो ये रिक्रूटमेंट भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। तो इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 3 4 एंड 5। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो जाएगा, जॉब इंसेंटिव्स भी हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज जॉब इंसेंटिव्स उन्हीं को दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जाएगा ये। फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम एंड वल्गरिटी इन एडवर्टीजमेंट डू नॉट मैच विथ, तो ये सब किसमें नहीं आ सकता, एथिक्स इन एडवर्टीजमेंट, ये सब एथिक्स के अंदर नहीं आ सकता। कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है किसी भी बिजनेस का, एथिक्स जो होता है वो सब में ये सब स्टेटमेंट दिया रहता है।
नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का वे नहीं है, कौन से, किस वे में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता? बाय अल्ट्रेशन इन शेयर ऑफ कंपनी, बाय रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अभी आपने पढ़ा एक क्वेश्चन में था, बाय एग्रीमेंट विथ कंपनीज क्रेडिटर, एंड बाय सेल ऑफ एसेट्स। तो अग्रीमेंट विथ कंपनीज क्रेडिटर और क्या है, बाय सेल ऑफ एसेट्स, तो अग्रीमेंट भी आ जाएगा। एसेट्स को सेल कर दिया, ये इंटरनल नहीं है, किसी को भी सेल कर सकता है, तो ये इंटरनल का पार्ट नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है, शेयर पे डिस्काउंट अलाउड किया गया है, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल क्या है, वन टाइम जो होता है, मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट जहाँ पे किया जाता है वो हो जाता है। रेवेन्यू क्या है, डे टू डे जो बिजनेस को रन करने में जो एक्सपेंडिचर होता है। एंड डेफर्ड रेवेन्यू, जिसका जिसका मतलब इम्पोर्टेंस जो होता है, वो जो भी प्रॉफिट है वो हमें बाद में देखने को मिलेगा, वो होता है, तो ये हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इन डिफरेंस कर्व इज, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जब होता है तो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है, नॉर्मली जो इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होता है, ऐसे होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और राइट एंगल कब होता है, जब ऐसे होता है, ये हो जाता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। एंड सब्स्टिट्यूट जब होता है तो लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एंड कॉनकेव तो होता ही नहीं है, कॉनकेव कब हो जाएगा, जब इरिलेशनल बिहेवियर, ठीक है, तब होगा। तो इसका मेन जो है इंपॉर्टेंस ये है, ये मेनली होना कैसा चाहिए, ऐसा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड वॉज सेटअप अंडर, नाबार्ड किसके अंडर सेटअप हुआ है, द इंडियन कंपनीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये द एक्ट में नाबार्ड जो एक सब्सिडियरी बॉडी है, और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर फॉर्म्ड हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड लोन टू द मेंबर कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक लोन कैसे देती है, फ्रॉम ओन फंड, फ्रॉम बोरोइंग, बाय गारंटी एंड ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट देखें, इंटरनल इन्वायरमेंट से 3 क्वेश्चन पूछा है, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिलेबस से तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए हैं। मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, मनी कैपिटल मार्केट एंड पर्सनल कैपेबिलिटीज, तो ये सब जो है मनी एंड कैपिटल मार्केट, ये इंटरनल नहीं हो सकता, ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट जो भी है ये मार्केट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not a stages in product life cycle, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, डिक्लाइन होता है, ग्रोथ होता है, एक और होता है मैच्योरिटी, बट रिवाइव, पुनर्जीवन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक और कौन सा होता है, मैच्योरिटी, ठीक है, तो ये हो जाता है फर्स्ट, फिर हो जाता है ग्रोथ, ये हो जाता है थर्ड, और ये हो जाता है हमारा फोर्थ। स्टेप भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें फिल करना है, लॉयल कस्टमर्स क्या करते हैं, बाय मोर प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। देन लॉयल कस्टमर्स आर लेस प्राइस सेंसिटिव, लॉयल कस्टमर पे लेस अटेंशन टू competitors advertising and serving existing customer is cheaper, तो हो जाएगा सी, डी, बी और ए।
आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कमिटी ऑफ 6 पीपल इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 4 women. What is the probability that committee will have exactly 2 women? तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एक कमिटी बनानी है जहाँ पे टोटल 6 मेंबर की कमिटी बनानी है, जहाँ पे टोटल 11 मेंबर हैं, 7 men and 4 women। तो एग्जैक्टली 2 women होना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे कैसे करेंगे इसे, टोटल 11C ये हो जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 462 और फिर एग्जैक्टली 2 वुमेन है तो 4C2 इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये 7C4 कैसे निकालना है देखते हैं। तो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल क्या करेंगे, 4:3:2:1 एंड डिवाइड में 2 का फैक्ट मतलब माइनस हो जाएगा तो 2 × 1, फिर ये अब इसे ये हो जाएगा 1, ये कर दे रहे हैं एंड 2, तो इसका हो जाएगा 6 आ जाएगा। और इसे इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 × 6 × 5 4 3 2 1 और यहाँ पे 3 2 1 एंड 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये कट कर देंगे एंड इससे 2 ये 7 5 ये आ जाएगा 35। अब इसे देखते हैं इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसे इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 210। अब ये हम इसे डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइड में 4 6 2, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4545 एंड सो ऑन। तो इसका आंसर ऐसे यहाँ पे 4 5 6 ना देकर ऑप्शन डी दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे कंप्लीट होता है 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आपको ऐसे ही और भी कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। इस पे बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के और यूजीसी नेट का क्वेश्चन चैनल पे है, आप जरूर देखिए। थैंक यू।